तो सब अभी नहीं आ पाए हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। हाँ, हाँ, हम सभी को, आपको भी, मुझे भी, सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत मकर संक्रांति, वैसे आपको पता है कि 8 से सूर्य मकर राशि पर आ जाता है, और जो ठंडी वाला थोड़ा मौसम है ना, वो हल्का हल्का अब कम होता जाएगा। दिन मकर राशि का मतलब होता है हाँ, आज है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी है कि मैं थोड़ा-सा अपने बारे में थोड़ा-सा मैं अपने बारे में आपको आप मेरे बारे में चलो जानते हो थोड़ा बहुत। मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा मेरे बारे में बता देती हूँ, 2 लाइन बता देती हूँ। देखो, आप मुझे 2021 से देख रहे हो। क्लास को रिकॉर्ड करना है? हाँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हाँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सबसे पहले देखो, आप जो आपके सामने मतलब जो बैठी है सामने, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं आपको क्यों पढ़ाने का जज्बा रखती हूँ, थोड़ा-सा बता देती हूँ। मैंने 2021 से 2020 से मैंने यूट्यूब चालू किया था। 1 साल के अंदर मैंने नेट निकाला, केवल 1 साल की तैयारी में मैंने नेट निकाला। उसके पहले शायद मैं एक बहुत ही मध्यम स्तर की लड़की रही हूँ पढ़ने में बहुत उत्साहित थी, पर कमी के कारण नहीं पढ़ पाती थी। मतलब घर में इतना सब सपोर्ट नहीं मिलता था, घर का काम, दिन भर वही काम काम काम, जरा सा पढ़ने बैठो तो कहीं इधर से बात, कहीं उधर से बात, तो परेशान हो जाती थी। पर दूसरों की बात कभी नहीं सुनती थी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था, तो मैं नहीं सुनती थी। मैं पढ़ाई भी करती थी, मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। अब उस समय मेरे 3 बच्चे थे, और तीनों ही छोटे थे। ठीक है, तो उनको भी देखना, घर का काम भी देखना, तो अधिकतर पढ़ाई में तब की हूँ जब मैं सारा काम कंप्लीट करती हूँ। कर लेने के बाद मैं करती थी, सारा काम करने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। तो रात में मुझे टाइम मिलता था, उधर 9 से 10, 10 से 11 जितना भी, और इधर 2 बजे के बाद से 3-4 घंटे सोने, हमेशा मेरा टाइम रहा है। 3-4 घंटे, 4-5 घंटे सोने के बाद से फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती थी। ठीक है, और पढ़ने में मैं इतना ज़्यादा फिर मेरा इंटरेस्ट हो गया कि मुझे जीत कर दिखाना ही दिखाना है। और मेरे घर में श्रीमान जी, आपको पता है, नहीं पढ़े लिखे हैं। ठीक है, मतलब कि वो नहीं पढ़े लिखे, बहुत कम ऐसे जो भी 8वीं 10वीं कुछ किए हैं। इसके बाद बस इतना था कि उनका सपोर्ट बहुत था। उनको ये था कि मैं नहीं पढ़ा सो नहीं पढ़ा, और अब तुमको पढ़ना है। तो उनका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता था मुझे, कि जब कहते हैं ना अपने पति का इतना ही सपोर्ट हो कि नहीं तुमको पढ़ना है, मैं सामने खड़ा हूँ, कोई दिक्कत होगी बताना मुझे। तो वो कोई काम करे ना करें, तब आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो हर कोई का पता नहीं पति सपोर्ट करते होंगे, नहीं, पर तब भी आपको करना, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपको करना है। ठीक है, आज तक मुझे चीज़ों को अकेले ही लेके आना पड़ा, और अब इतना ऐसा है कि मुझे अकेले ही हर जिम्मेदारी संभालने में पड़ रही है। आपके साथ बहुत लोग होंगे संभालने के लिए, और सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा मोटिवेशन सबसे बड़ा यही है कि मैं हर दिन को कभी व्यर्थ नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे जब जीतना, अब मैं उम्र भी नहीं देख रही कि उम्र जा रही है कि आ रही है, कि कम हो रही, घट रही। मैं समय को देख रही हूँ कि हर दिन मुझे मेरे समय को जितना ज़्यादा मैं यूज कर पाऊँ, जितना ज़्यादा मैं उसको बेहतर बना पाऊँ, अपने समय को बस बनाने का प्रयास करती हूँ। और यही मेरे सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। मैंने समय के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। जब मुझे टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं फालतू कहीं बात ही कर लूँ, कुछ कर ही लूँ। कि मुझे लगता है कि मुझे जीतना है, मुझे तो टीचर ही बनना है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा ही बनूंगी, कैसा पढ़ाऊंगी, स्कूल में पढ़ाऊंगी, कॉलेज में पढ़ाऊंगी। तो लग रहा है कि पहले तो मैं अपने जिस विषय को पढ़ रही हूँ उससे मैं संतुष्ट हो जाऊँ। अब यही काम आपको करना है। अब आपके अंदर एक भूख है कि हाँ, ये चीज़ मैं परफेक्टली नहीं बोल पाती हूँ। ठीक है, आपके लिए कह रही हूँ। यदि आपको ऐसा लग रहा कि मैं परफेक्ट नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे डाउट, आपको लग रहा कि मुझे काव्य शास्त्र में पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे को अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत का दरअसल बात क्या है, अनुकरण सिद्धांत, विरेचन का मतलब क्या है, विरेचन सिद्धांत क्यों आया है हमारे साहित्य में। ठीक है, कोई भी टॉपिक, कोई भी सिलेबस का टॉपिक लगा है, यदि आपके अंदर भ्रम है जरा सा भी, तो फिर समझ लो कि अभी आप बीच मझधार में ही हो। एक भी डाउट न रहे आपको, चाहे आप भाषा विज्ञान पढ़ें, चाहे आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, यदि उसमें 15-15, 10-10 टॉपिक लगे हैं, तो अभी तो आपके पास टाइम है कि आप कुछ विषय पूरा ही कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो काव्य शास्त्र पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। अब यहाँ नहीं छोड़ना है आपको। आप कहो कि जैसे यूट्यूब पर लोग बताते रहते हैं ना कि आप 60% पढ़ो, 70% ही पढ़ो, ऐसा कहते हैं सब ना, मैं भी कहती हूँ। तो ये बात उस चीज़ के लिए कहती हूँ कि जैसे हिंदी उपन्यास बहुत बड़ा है, तो वो ना पढ़ें आप, ठीक, वो बहुत बड़ा है।
उपन्यास ना वाचन करें, बहुत कम पढ़ें, ठीक है। जो विधाएं बहुत बड़ी हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उसको छोड़ भी सकते हैं तो चलेगा, लेकिन जो विधाएं हम कर सकते हैं। और अभी आपको बता दूं कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तो 3 चीज़ें हम इतना बेहतरीन करेंगे। एक तो हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा, आचार्य शुक्ल को भी मैं लूँगी, और कुछ और अन्य मूल पुस्तक पुनीत रॉय को पूरा पढ़ाऊँगी, और साथ में जो मेरा नोट्स ई बुक है वहाँ से रिवीजन करवाती रहूँगी, और भाषा विज्ञान काव्य शास्त्र, ये 3 चीज़ 40 क्वेश्चन का कभी भी कोई सा एग्जाम आप देने जाओगे, नेट के लिए 40 क्वेश्चन कोई सा एग्जाम देने जाओगे, परफेक्ट आप तैयार हो जाओगे। कहीं भी आप जाओगे PhD एंट्रेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए, तो सबसे ज़्यादा आपका जो प्रश्न है यहीं से आएगा, केवल यहीं से प्रश्न आएगा कि या तो कोई पूछेगा तो हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछेगा, काव्य शास्त्र से पूछेगा, और वो मेरे मन में इस बार ये है कि वो 50 सेलेक्टेड ऐसे रचनाकार हैं जिनका नाम मैं आपको 3-4 दिन के अंदर ही दे दूंगी। मैं कम से कम 20-30 तो मैं खुद भी लिखी हूँ, आपको पढ़ाई भी हूँ, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा। वो 50 रचनाकार, 50 ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, जैसे कि कुछ का मैं नाम भी ले लूँ तो जैसे कि एक तो जायसी हो गए, विद्यापति हो गए, अमीर खुसरो हो गए, कबीर हो गए, तुलसी हो गए, बिहारी हो गए, ठीक है। तो मैं ऐसा आपको कैसे दूंगी, मैं ऐसा आपको आदिकाल का ऐसे बना के दूंगी कि आदिकाल के ये कभी हमें 4 परफेक्ट उनकी पाई हमको आना चाहिए, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी है। अभी आप कुछ मत बोलना, ठीक है, आप मेरी बात को आप सुनते रहो, ठीक है। ये बात मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करके आपको दे भी दूंगी, मेरी बात आप सुनते रहो कि जैसे कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने का आपकी शुरुआत करोगे तो शून्य से कैसे हमें करना है, तो मैं आपको दे दूंगी रिकॉर्ड एक बात ये लिख करके कि हमें आदिकाल के इन 4 कवियों को पढ़ना है, भक्ति काल के इन 6-7 कवियों को हमें परफेक्टली आना ही चाहिए। हस्तछाप के कवि हमको बिल्कुल आना ही चाहिए। जो जब खड़ी बोली गद्य हमारा प्रारंभ होता है तो खड़ी बोली गद्य के वो 4 कवि जिनका बहुत योगदान है, और 2 अन्य कवि और हैं, लेखक हैं, उनका बहुत योगदान है, तो वो उनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। रीतिकाल के 8-9 कवि इतने बेहतरीन, ऐसे रीतिबद्ध के ये कवि, रीत सिद्ध के ये कवि, रीत मुक्त कवि, ठीक है, वो लिख के मैं दे दूंगी, ठीक है। तो वो पहले आप तो नाम याद रखना कि नाम आप उनका नोट डाउन कर लेना, बाकी मैं खुद ही एक्सप्लेनेशन आपको बताती जाया करूंगी, ठीक है। ऐसे आधुनिक काल के कवि, आधुनिक काल में गद्य कवि कौन हो गए, ठीक है, पद्य कवि कौन हो गए, ये मैं खुद बता दूंगी। तो टॉप 50 ऐसे रचनाकार हैं। जब भी कहीं भी आप पढ़ाने जाओगे, कल को कहीं आप पढ़ाने चले जाओगे, तो चाहे आप राजस्थान का कोई इस लेवल से पढ़ा दो, आप TGT PGT पढ़ा लो, चाहे आप हरियाणा का पढ़ाओ, आप यूपी का पढ़ाओ, MP का पढ़ाओ, कहीं का पढ़ाओ, वो आप 9th पढ़ाओ, 10th 12th कुछ भी पढ़ाओ, किसी को पढ़ाओ, वो कभी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप जब उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी रहेगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। हम जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं, हमें कहीं भी डाउट, एक शिक्षक को जब डाउट लगे अपने आप में तो आपके अंदर संतुष्टि नहीं आनी चाहिए, फिर आपको लगे कि नहीं मुझे सीखना है। और शिक्षक देखो निरंतर सीखता रहता है, आपको सीखते ही जाना है। अब सीखने के तरीके बदलने हैं। मान लो आपने कितने बार एग्जाम दिया, 6 बार दिया, 5 बार दिया, 4 बार दिया, तो कहीं ना कहीं कमी तो है। यदि मेरा JRF नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी तो है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ और JRF भी नहीं हो रहा, बार बार नेट ही नेट होता है। तो हो सकता है कि उस कमी को मैं पकड़ूं, या पकड़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। अब टाइम कैसे मिले ना मिले, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। यदि आपको नेट निकालना है तो आपको समय तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी कमियों को खुद ब खुद पकड़ना है और उस पर काम करना है। पहला आपको अपनी कमी को पकड़ना है, उस पर काम करना है और अनुभव को प्राथमिकता देनी है। कोई चीज़ आप स्टडी करने जा रहे हो, जैसे मैंने सिद्ध साहित्य का नाम लिया, तो सिद्ध साहित्य के अंदर 6-7 ऐसी महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो आपको आना ही चाहिए। नाथ साहित्य के अंदर ऐसे हर टॉपिक के प्रारंभ में ही 10-10 ऐसी लाइनें हैं जो आपको, वही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। पढ़ने को तो बहुत है, लेकिन नाथ साहित्य पे तो आचार्य हजारी जी ने पुस्तक ही बना दी है, पर उतना हम नहीं पढ़ते हैं। कुछ 10-10, 15-15 लाइनें ऐसे हैं जो हमें बेसिक पढ़ के रखना है सबके बारे में, और जो हमारे मुँह जुबान पर होना चाहिए। ऐसा नहीं। अब ये पढ़ाई भी आप ज़्यादा मत पढ़ो कि किताब पलटेंगे तो याद रहेगा, किताब बंद करेंगे तो भूल जाएंगे, ये भी नहीं पढ़ना है। अब आपको बताऊं, याद करने का तरीका शायद आपको पता हो ना पता हो, अभ्यास से बढ़कर याद करने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। रिवीजन से बढ़कर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं ना हमको सब याद है, पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो गया तो आप तीसरे दिन वही चीज़, वही टॉपिक आप खोल के रख लीजिएगा,
ठीक है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग कर दूंगी, दे दूंगी, सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो वही टॉपिक आप खोल के रख लीजिए, तीसरे दिन फिर पढ़ लीजिए, देखिएगा कभी आप नहीं भूलोगे। फिर एक हफ्ते बाद, यानी कि हाँ, याद करने का तरीका सबसे अच्छा है कि उसी टॉपिक को आपको 8वें दिन खोलना है, सेम टॉपिक को। आपके साथ ऐसा गुजरा होगा कि आप महीनों महीनों आप टॉपिक खोले नहीं, आप 4 महीने भी पलट के रिवीजन नहीं देखे हैं। आप तब देखते हैं जब आपका पेपर रहता है, बहुत पेपर निकट आता है, कि कोई कोई तो ऐसा होता है कि पेपर के दिन हम पीछे का पलटते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ होगा कि हम बहुत सारा पढ़ते रहे, हम रिवीजन पीछे का नहीं देखे, और लास्ट में ऐसा हुआ कि हम पेपर के दिन हम केवल पेज पलटे होंगे और हम पेपर देने चले गए हैं। तो हमें ये भी नहीं करना है। ठीक है। हाँ, उसका टाइम ही नहीं आ पा। तो प्रयास करना है कि हम 8वें दिन, हमको चाहे हम नया टॉपिक पढ़े ना पढ़ें, ये भी आपको नोट डाउन करना है। कुछ चीज़ें आप क्लास में नोट डाउन करते रहना। 8वें दिन हम पढ़ाई करें ना करें, नया टॉपिक हम नहीं उठाएंगे। 8वें दिन हम पुराना का पुराना पूरा 2 दिन का समय लेंगे, रिवीजन करेंगे। क्लास में मैं भी ऐसा किया करूँगी। और 15वें दिन, हर 8वें दिन 15वें दिन हम जो पढ़ के आए हैं हम उसका रिवीजन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लिख के रख लो, नहीं तो पता चले कि हम मेहनत बहुत करते हैं और हम सही स्ट्रेटजी ना अपनाने के कारण हम पीछे रह जाते हैं। हमारा एग्जाम नहीं निकलता और वही लोग एग्जाम निकाल लेते हैं जो हमसे कम ही मेहनत करते होंगे शायद। बस वो थोड़ा सा क्या है, रिवीजन के टाइम पे वो अच्छा फोकस करते हैं, या तो वो टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते जाते हैं। नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रिवीजन करना ज़रूरी है। हाँ, बहुत नया ना पढ़ करके रिवीजन हमने बहुत अच्छा किया होता तो इस बार हम बहुत अच्छा करते। हमारे ग्रुप का कोई मित्र परीक्षा डिस्क्वालीफाई नहीं होता यदि आपने रिवीजन फिर से पकड़ा होता। पर स्ट्रेटजी ये थी कि हम मूल किताब हम देख रहे थे। अब बहरहाल उस पर बात नहीं करेंगे, जो बीत गई वो बात गई। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपने अध्ययन अध्यापन की ओर। और हमने आपको टॉपिक दिया था कि आपको ये टॉपिक करना है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और हाँ, प्राचीन मध्यकालीन, प्राचीन के अंतर्गत हमने कहा था आप लौकिक, वैदिक और लौकिक पढ़ के आना है। और मध्यकालीन के अंतर्गत आपको पाल, प्राकृत, अपभ्रंश पढ़ के आना है। सबसे पहले मैं बोल लेती हूँ। ठीक है, आप ध्यान से पहले मेरी बात को सुन लीजिए। मैं बोल लेती हूँ, इसके बाद आपको बोलने का मौका दूंगी। ठीक है, बस इतना बता दीजिए कि आपने तैयारी की थी या नहीं की थी। हाँ, अभी मतलब जो कल परसों टॉपिक लिख कर दी थी पहले कि आप तैयार करके आना, तो आपने तैयारी की थी या नहीं की थी, मतलब कुछ पढ़े थे, इतना बस बता दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्लास में हम ये करेंगे कि हमारा एक एक मिनट भी व्यर्थ ना जाए। सबसे पहली बात बता दूं, मैं क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। आप जितना ज़्यादा हो सके क्लास को आप ऐसे रिकॉर्डिंग काम करते करते सुन लिया करना। ठीक है, और फिर बाद में जब मुझे रिवीजन करवाना होगा ना अंतिम दिन, तो मैं ऐसे PDF शेयर करके करा दिया करूँगी। ठीक है, अभी तो हम फेस टू फेस पढ़ रहे हैं। अंतिम दिन भाषा विज्ञान पढ़ना है, भाषा विज्ञान का। ठीक है, अंतिम दिन हम आपको पूरा वो PDF दिखा के बता दिया करेंगे कि देखो ये मैं आपको पढ़ाई थी। और वैसे भी आपको वैसे भी याद रहेगा। हाँ, नोट्स से करना है, पर मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, जब हम भाषा विज्ञान शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में लिखा है भाषा, हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, जहाँ पे लिखा है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इतना पता रहे आपको कि विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण ना 2 तरीके से हुआ है। एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा क्या है, पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, आकृति मूलक वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है, अयोगात्मक और योगात्मक। ठीक है, अयोगात्मक क्या है, जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यय किसको कहते हैं, प्रत्यय किसको कहते हैं, जो शब्द के अंत में, हाँ अंत में जो शब्द, हाँ जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द को बना कर देता है, या एक नए शब्द का रूप अलग से हमारे समक्ष निकल कर आता है, तो इसमें ना प्रत्यय नहीं है। और योगात्मक के बारे में आप देखे होंगे कई बार ऐसा है कि योगात्मक अश्लिष्ट और प्रत्यय प्रधान भाषा है।
ठीक है। जैसे अभी मैं थोड़ा सा पूछ लूं कि योगात्मक भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो द्रविड़ भाषाएं योगात्मक भाषाएं हैं, ठीक है। जैसे कि मुंडा परिवार की भाषाएं जो हैं योगात्मक है और असलिष्ट भाषा की श्रेणी में आती हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, पेपर में बात आई हुई है कि विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। ये पेपर में आई हुई चीज है, ये भी ध्यान रखना। और ये भी आप ध्यान रखना कि वो तो मेरे ई बुक में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवार को 13 भाषाओं में बांटा है, ठीक है। तो वो आपको ई बुक से ही करना है। अब इसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं, ये तो आपको पता है भारोपी परिवार के कई नाम हैं, कभी इंडो जर्मनिक परिवार कहा गया, ठीक है। अच्छा मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, अरे आप देखो पहला वाला पेज देखो, ई बुक का पहला वाला पेज आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसको कई नामों से पुकारा गया, मैं पूछूंगी भी, मैं यदि इतना बोल रही हूँ, यदि मैं 30 मिनट बोलती हूँ तो 5 मिनट में आपसे रिकॉल करवाऊंगी कि मैंने क्या बोला है। तो सुनते सुनते आप थोड़ा सा कीवर्ड ना, छोटे छोटे कीवर्ड आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाना, छोटा छोटा, कि पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। क्योंकि मैं इस बार नहीं, पिछले 6, ये मेरा 8वां सत्र है। हाँ हाँ, ठीक है, ये मेरा 8वीं बार मैं नेट का कोर्स पढ़ाने के लिए अब तैयार हुई हूँ, और 8वीं बार मैं फेस टू फेस पढ़ाने आई हूँ। अभी तक मैं पर्दे के पीछे पढ़ा देती थी, और इस बार मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपको सामने बैठा के पढ़ाऊँ, क्योंकि PDF ई बुक मेरी सभी के पास है यार, सबके पास मेरी ई बुक है। तो जरूरी नहीं कि ई बुक में, सुनिए, अब जरूरी नहीं है कि मेरी ई बुक उनके सामने है तो वो उस तरीके से उसको कर पाएंगे, क्योंकि ई बुक मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन की थी, मैंने कोर्स वालों के लिए डिज़ाइन की थी। तो जब उसको मैं ही पढ़ाऊंगी अच्छे से, एग्जाम निकालना तभी पॉसिबल है। कोई सोचे कि मैम की ई बुक हमारे पास आ गई है, अब हम पढ़ करके एग्जाम बस निकाल लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उसको आप समझ ही जाएंगे, या फिर जो ओल्ड छात्र हैं उनके लिए वो समझ में आती होगी। बाकी आपने नाटक वगैरह देखा होगा, तो मैंने उसको अपने तरीके से डिजाइन किया है। यदि आप सोचे कि केवल आप वहाँ से पढ़ करके ऐसे अपने से पढ़ के करेंगे तो दिक्कत होगी। यदि आप मेरे ई बुक का वो एक नाटक है, कौन सा, मुरारी लाल वाला, जो मनोरमा वाला, तो उसने मैंने कथन को इतना सुंदर ऐसे रखा है कि कोई उसको पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, जब मैं उसको समझाऊंगी तभी उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो बहरहाल चलिए आ जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा ध्वनि के आधार पर भारोपी परिवार की कितने 10 शाखाएं हैं, 10 भाषाएं हैं, 10 भाषाएं हैं, लेकिन उन 10 भाषाओं को 2 वर्गों में रखा गया है, सतम और केतुम वर्ग में, ठीक है। सतम वर्ग में आपको पता है 4 आती हैं, भारत ईरानी यानी आर्य, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी अल्बानी, और केतुम वर्ग को मैंने बोला था ना, जिस भाषा का प्रयोग कंठ से होता है, ठीक है। सतम वर्ग के अंतर्गत जो संघर्षी, यानी कि जहाँ पे गले में थोड़ा घर्षण टाइप का हो जब बात बोलने में, ठीक है। तो इसके केतुम वर्ग के अंतर्गत 6 आती हैं, जर्मनी, केल्टिक, ग्रीक को हेलेटिक भी कहा, हेलेनिक कहा गया है, और तोखरी, हिटाइक, इटालिक। एक बार फिर से बोल दो, एक बार फिर से बोल लीजिए, जर्मनी, केल्टिक, ग्रीक 3 हो गए, और तोखरी, हिटाइक ने याद रखा, हित्तो भाषा परिवार ध्यान रखिएगा, हित्तो भाषा परिवार भी आता है पेपर में, और इटालिक यानी रोमानी भाषा परिवार, ठीक है। तो हेलेनिक को ग्रीक भाषा परिवार। अब जब आपको केल्टिक न याद रहे तो आप या तो ब्रिटेन या ब्रेंतो भाषा परिवार पढ़ लीजिएगा, पर आपके पेपर में ग्रीक ही आपके पेपर में आया हुआ। अब इतना ही आपको याद रखना है, पेपर में इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं आएगा। अब दूसरा पॉइंट आएगा भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, भारतीय आर्य भाषा और साथ में हिंदी भाषा। पूछेगा कि भारतीय आर्य भाषा का जो समय काल है वो आपसे पूछेगा, ठीक है। अच्छा मैं पूछ लूँ, सामी हामी परिवार की भाषा का कोई मुझे एग्जाम्पल दे दीजिए, कौन सी भाषा है जो सामी हामी परिवार भाषा के अंतर्गत आती है? जैसे
अरबी सामी हामी परिवार की भाषा है, अरबी। ठीक है, आपके पेपर में आया हुआ है। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ने से मैं आपको भारोपीय परिवार की भाषा की विशेषता बता देती हूँ। सबसे पहला है, यह कैसी भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक है। भारोपी, अभी हम भारोपी भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है। यह श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। इसमें है नहीं थी, सॉरी है नहीं थी क्योंकि भाई ये बात बीत चुकी है ना। तो मूल भारोपी भाषा कैसी थी? श्लिष्ट योगात्मक थी। इसमें प्रत्ययों का आधिक्य था, ठीक है, इसमें प्रत्ययों का आधिक्य था। इसमें धातुओं से प्रत्यय जोड़कर शब्द बनते थे। फिर इस भाषा में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग का प्रयोग होता था। 3 वचन का प्रयोग होता था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर इसमें क्रिया के तीनों रूपों का प्रयोग होता था। फिर इसमें संज्ञा, क्रिया और अव्यय अलग अलग रहते थे। सर्वनाम के रूपों में विविधता थी। जब हम भारोपी परिवार की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, अभी हम वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत की बात नहीं कर रहे, केवल भारोपी परिवार को बता रहे। हाँ बोलिए, क्या है? ई बुक में नहीं दिया है, वो ई बुक में नहीं नोट डाउन की थी, वो तो मैं डायरेक्ट वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत पे चली गई थी। पर मुझे लगा कि जब पढ़ा ही रही हूँ थोड़ा सा, तो मैं आपको भारोपी परिवार की विशेषता ही बता ही देती हूँ, ठीक है। फिर अब जब आप वैदिक संस्कृत में जाएंगे तो बहुत बदलाव हुआ। लौकिक संस्कृत में और बदलाव देखने को मिलेगा। पाल प्राकृत में और भी बदलाव हुआ, और अंततः खड़ी बोली हम विधिवत रूप से हमारे पास निकल कर आएगी, और जिसका अभी हम आज आधुनिक भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या था कि आप मुझे बताना, अभी आपने क्या सीखा? क्या भारोपी भाषा परिवार में उपसर्गों का अभाव था? हाँ श्रद्धा बोलिए। बताइए, क्या भारोपी भाषा परिवार में उपसर्गों का अभाव था? अभाव था, क्योंकि प्रत्यय का प्रयोग होता था, ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग होता था, तो उपसर्गों का अभाव था। अब हमने देख लिया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कहाँ आते हैं? आ जाते हैं यहाँ। ये देखो, इस चीज को आप क्लियर करके रखना कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक उसका समय काल था, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसके इसमें 2 भाषा परिवार थी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बारे में थोड़ा सा ही बता देती हूँ, ठीक है। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग डाल दूंगी ना, अभी जैसे पढ़ रहे हैं आप लोग ना, तो आज का रिकॉर्डिंग आज ही डालूंगी, सुनिए। और 1 दिन का गैप करूंगी। 1 दिन का गैप इसलिए करूंगी ताकि पिछला आपको पढ़ने को मिले, रिकॉल करने को टाइम मिले, और जो अगला टॉपिक अभी डालूंगी, अगला टॉपिक आपको एक बार देखने का मौका मिले, ताकि जब मैं पढ़ाने आऊं तो आपके लगे अंदर एक संतुष्टि रहे कि नहीं, हम नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम काम की चीज ही पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं। कहते हैं जिस खेत को कहते हैं, हाँ ई बुक में मेंशन नहीं है। बस यही भाषा, यही नहीं था भारोपी भाषा की विशेषताएं कि भारोपी भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी, इसमें प्रत्यय का आधिक्य है। फिर इसमें मुख्यतः धातुओं से जोड़कर प्रत्यय शब्द बनते थे। फिर इसमें 3 लिंग 3 वचन का प्रयोग होता था। क्रिया के रूपों में वर्तमान, भूत, भविष्य का प्रयोग होता था, ठीक है। संज्ञा, क्रिया और अव्यय अलग अलग इसमें थे। फिर सर्वनाम में भी इसमें विविधता देखी गई, और समास का प्रयोग तब होता था, समास शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको बहुत बारीकी से बता दूंगी। बहुत ही सरल चीज है समास को समझना, संधि को समझना। संधि क्या है? समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, इन शब्द का साहित्य में क्या प्रयोग था? बगैर व्याकरण के हमारा हिंदी कुछ नहीं है। बगैर व्याकरण के हमारा हिंदी क्या है? शून्य है। एक तरह से देखा जाए, हर शब्द में कहीं न कहीं व्याकरण का प्रयोग है, ठीक है। जैसे पेपर में आया था ना
क्या बोलते हैं, कारक विभक्तियां जो आती है ना, हर शब्द में तो विभक्ति लगी है, हर शब्द में बिना विभक्ति के प्रयोग के आपकी हिंदी आगे बढ़ेगी नहीं। बिना विभक्ति के प्रयोग के, बिना संज्ञा के प्रयोग के, बिना सर्वनाम के प्रयोग के। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति स्थान की बोध को नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है? जहां पे उस व्यक्ति का नाम हटा करके हम, तुम, ये, वे, यहाँ, वहां, जहां, तहां, जब ये सब 13 सर्वनाम होते हैं, जब ये सब लग जाता है तो वो सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं इतनी बारीकी से आप बता दूंगी कि फिर आपको अच्छा लगेगा। पर अभी उस टॉपिक पे गए नहीं है, उसका एक अलग टॉपिक किसी दिन रखूंगी तो बता दूंगी। ठीक है, बता दूंगी एक बार व्याकरणगत किस तरह, कितना व्याकरण की कितनी भूमिका है हमारे हिंदी में। ठीक है ना, चलिए। अलंकार को मैं एक शब्द में बोल दूं, अब अलंकार की बात अभी दीपा जी कही है। ठीक है, उस टॉपिक पे हम अभी काम कर रहे थे, पर अलंकार को दीपा जी मैं एक शब्द में बोल दूं तो अलंकार इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बता दें। अभी मैं, सुनिए, देखिए क्या करना होता है अलंकार में। आपको एक ट्रिक ढूंढना होता है। उपमा अलंकार आप कैसे पहचानेंगे? जब शब्द में सा, सी, से, सम, सरिस ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, रूपक अलंकार कब पहचानेंगे? रूपक अलंकार में योजक शब्द लगा ही रहता है। दो शब्दों के बीच एक बिना योजक शब्द के रूपक अलंकार का एग्जाम्पल ही नहीं बनेगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार आप जानते हो, जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, खलु, इव, ऐसा शब्द में रहेगा ही रहेगा एग्जाम्पल में, उत्प्रेक्षा अलंकार में। संदेह अलंकार में की, कै, या, अथवा ये रहता है। ठीक है, क्योंकि अथवा या ये संदेह प्रकट करने वाले शब्द हैं। ठीक है, लेकिन कि मैंने काम किया ऐसा, लेकिन वो हो नहीं पाया, ये संदेह ही प्रकट कर रहा है। ठीक है, अतिशयोक्ति आप जानते हैं, जहां बढ़ा चढ़ाकर शब्दों का वर्णन आ जाता है। ठीक है, और क्या? अनुप्रास क्या है? जहां बार बार एक ही वर्ण की क्या हो, बार बार एक ही वर्ण आए, जहां एक ही वर्ण बार बार आए वो अनुप्रास है, और जहां एक ही शब्द बार बार आए वो क्या है? यमक है, यमक है। ठीक है, श्लेष क्या है? जहां एक ही शब्द के भिन्न अर्थ हो, शब्द एक ही है और उसके अर्थ बदल जाएं, भिन्न अर्थ हो, वो श्लेष हो जाता है। उपमा क्या है? जहां पे सा, सी, से, ठीक है, किसी के साथ तुलना करनी हो, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, और भ्रांतिमान आपको पता है, जहां भ्रम हो जाए, यानी भ्रम जैसी भावना हमें प्रकट हो जाए, वो भ्रांतिमान है। और कहिएगा तो फिल्मी गीतों से भी मैं इसको समझा दूंगी, क्योंकि जब मैंने शुरू में इसको पढ़ना स्टार्ट किया था तो इसको मैंने फिल्मी गीतों के एग्जाम्पल से ही सीखा था। ठीक है, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। ठीक है, साहित्य और मानवीकरण का अलंकार किसको कहते हैं? कोई बताएं जरा। जहां निर्जीव को भी सजीव बताया जाए। हाँ, ठीक है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है, मानवीकरण होता है, यानी कि अभी किसमें, जूही की कली में सबसे ज्यादा मानवीकरण अलंकार है। बात किसकी हो रही है? वहां पे निर्जीव वस्तुओं की और तुलना सजीव वस्तुओं के साथ की जा रही है। ठीक है, असंगति अलंकार किसको कहते हैं? हाँ, हम्म हम्म हम्म। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब आपने बात छेड़ी थी तो मैंने बोल दी। अब ये आज का विषय नहीं था वैसे, पर यह है कि तुरंत डाउट क्लियर हो गया। यदि संशय कोई बात है तो वहां पे, क्योंकि साहित्य की बातें हैं तो हमने कर लिया। चलिए, अब चलते हैं अपने मुद्दे पर, और हमारा जो आज का मुद्दा है वो मेन ये है कि हम देखते हैं कि जो वैदिक साहित्य है उसको कई नामों से पुकारा गया। ठीक है, छंदस कहा गया, छांदस कहा गया, प्राचीन संस्कृति, कई ना प्राचीन संस्कृत भी कहा गया उसको। ठीक है, अब वैदिक साहित्य में 4 प्रकार के ग्रंथ मिले। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, संहिता, पहले तो संहिता के रूप में ये 4 वेद मिले। फिर ब्राह्मण के वेद रूप में कई वेद आए। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण आया, शतपथ ब्राह्मण आया, तैत्तरीय ब्राह्मण आया, फिर उपनिषद आए। ठीक है, अब उपनिषद के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में पूछेगा, पर आपको इतना पता है कि ब्राह्मण, संहिता, उपनिषद ये ग्रंथ आपके वैदिक साहित्य में लिखे गए थे।
ठीक है। अब वैदिक साहित्य में इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि वैदिक साहित्य में कितनी ध्वनियों का प्रावधान था, यानी कितनी ध्वनियाँ थी पहले। तो 52 ध्वनियाँ थी, जिनमें 13 स्वर थे और 39 व्यंजन थी। ठीक है। प्राचीन भाषा में, अब चूंकि हमने कहा कि भारोपी परिवार की भाषा, अभी हम पढ़ रहे थे ना, तो ये भी भारोपी परिवार की भाषा के अंतर्गत तो संस्कृत भी आती है। ठीक है, वैदिक संस्कृत भी आती है। तो यहाँ भी 3 वचन ही है, 3 लिंग हैं, 3 वचन हैं, 8 कारक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3-4 चीजें ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब जब लौकिक संस्कृत में आओगे तो लौकिक संस्कृत में क्या हो जाता है कि ये ध्वनियां अब 52 से कितनी हो गई, 48 हो गई। ठीक है, 48 रह गई। और आपके पेपर में ये भी आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लौकिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो रामायण है। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी, रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी। तो थोड़ा सा ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो लौकिक संस्कृत है, सबसे पहले उसका प्रयोग पाणिनि के अष्टाध्यायी में हुआ था। ठीक है, यदि पूछेगा प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, तो रामायण है। लेकिन लौकिक संस्कृत का सबसे पहला जो भाषा मिलता है, यानी व्याकरणगत जो उन्होंने लिखा है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में ही हमें लौकिक संस्कृत देखने के लिए मिलती है। और क्या ध्यान रखना है, क्या हुआ है, वो तो दूसरों का हुआ है, 15 तारीख वाला एक ठो 15 तारीख को होना था, तो वो कैंसिल हुआ है। तो वो किस दिन होगा, अभी त्योहार के चलते कैंसिल हो गया है। हाँ, तो त्योहार के चलते वो शायद फिर अपना, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा मध्य वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत 3-4 चीजें ध्यान रखना है। पहली तो पाल, प्राकृत, अपभ्रंश। पाल और प्राकृत को पढ़ते हैं, अपभ्रंश को भी देख लेते हैं। पाल के बारे में क्या जानना हमारे लिए जरूरी है, पहली बात तो ये देखना है कि पाल, अच्छा हाँ ठीक है, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि यदि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ पूछता है संस्कृत का, तो वो ऋग्वेद है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर संस्कृत भाषा कैसी थी, श्लिष्ट योगात्मक थी, यानी वैदिक संस्कृत की जो रचना होती है वो श्लिष्ट या योगात्मक है। ठीक है, ये दो पॉइंट मैं बताना आपको भूल गई थी, ये भी आप ध्यान रखना, पेपर के टाइम पे कहीं आ जाए तो आपसे बन जाए। और देखो, वैदिक संस्कृत में छंदों को मंत्र कहा जाता था और लौकिक संस्कृत में छंदों को श्लोक कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल कब से है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो प्राचीन या प्राचीन कह सकते हैं, उसको प्रथम प्राकृत कह सकते हैं, या प्रथम प्राकृत को हम पाल कह सकते हैं, तीनों ही कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम पाल जो है उसका समय काल 500 लेकर के 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, सॉरी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब पाल में आपको पता है त्रिपिटक यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत संबंधी ग्रंथों का वर्णन आता है। ठीक है, सुप्त पिटक किसको कहा गया है, जिसमें गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी थी। सुप्त पिटक रचना में गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के अनुशासन और नियमों को बताया गया है। अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म व दर्शन की रचना है। या अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म या दर्शन से संबंधित बातों को बताया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़े हैं आप, लेकिन इसके विषय को शायद ही आप मतलब बताया गया हो। अब अच्छे से ध्यान रखना है, पाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ कहीं कहीं पे पाल का अर्थ ग्रामीण भाषा है। फिर पाल शब्द की उत्पत्ति पाटिल से मानी जाती है, दूसरा पॉइंट। फिर पाल का अर्थ हुआ मगध की भाषा, तीसरा पॉइंट। फिर है पाली का संबंध पंक्ति भी होता है, पंक्ति यानी एक ही पंक्ति में खड़े रहना, या एक ही पंक्ति में या एक ही संदर्भ में या एक ही बात को लेकर के कहते रहना, एक ही बात पर अपनी बात रखते जाना। तो इसका मतलब हुआ कि यानी कि बुद्ध वचनों में जो प्रयुक्त की गई भाषा थी, या बुद्ध वचन पाली भाषा में ही लिखे गए।
ये भी ध्यान रखना। और आपको पता है पाली साहित्य या पाली को बौद्ध साहित्य भी कहा गया, या बौद्ध पालन की रक्षा करने वाली को ही पाली कहा गया। बात समझ में आई? ठीक है। अब पेपर में आपके कई बार आ चुका है कि पाली शब्द का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ है, तो मैंने इसीलिए कहा कि आपको डॉक्टर हरदेव बाहरी वाली पुस्तक पढ़नी चाहिए भाषा विज्ञान को लेकर के। ठीक है, तो वो मैं आज कल गई थी, मुझे नहीं मिली है, मैं मंगा लेती हूँ एक बार, तो एक पुस्तक आप रखना। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं कि भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले बुद्धघोष 5वीं शताब्दी में ही करते हैं, ऐसा डॉक्टर हरदेव बाहरी लिखते हैं। और पाली शब्द का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम हुआ था, ऐसा ही डॉक्टर हरदेव बाहरी कहते हैं। उन्होंने कहा कि कच्चायन एक व्याकरण करता है, मोगलान भी व्याकरण करता है, 2 पाल व्याकरणकर्ता ने पाली का भाषा का उपयोग सबसे पहले किया था, कच्चायन ने और मोगलान ने। तो कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ थीं, जिनमें 8 स्वर और 33 व्यंजन थे। मोगलान के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है, जिसमें 10 स्वर और 33 व्यंजन थे। ये दोनों ही जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक दिन पूछा था मैंने, याद हो, मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म का प्रभाव मतलब कि किस सम्राट पर पड़ा था, या फिर मैंने पूछा था कि किस सम्राट ने किस सम्राट के दौरान राजभाषा पाली थी, किस सम्राट के समयकालीन पर या समयकाल पर राजभाषा पाली थी। हाँ, अशोक उस दिन पूछा था, तो बता भी रहे थे। ठीक है, अब जब पाली के बारे में इतना हम समझ लिए, तो आप एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आपके पेपर में क्या पूछ रहा है, इनका क्या व्याकरणिक संरचना पूछता है, चाहे पाली हो, प्राकृत हो, वैदिक संस्कृत हो, लौकिक संस्कृत हो, अवधी हो, छत्तीसगढ़ी हो, अवधी ब्रजभाषा और खड़ी बोली, क्योंकि ये 3 भाषाएं व्यक्तिगत रूप से हमारे पाठ्यक्रम में लगी हैं, तो इनका व्याकरणिक विशेषता पूछता है, व्याकरणिक संरचना पूछता है। तो मुझे बताइए कि पाली में क्या वैदिक संस्कृत में क्या नपुंसक लिंग का लोप हो गया था या प्रयोग होता था? नहीं, लोप कैसे था, मैं तो बताई हूँ। अभी जब हम पढ़ रहे थे भारोपी परिवार की भाषा को, हमने बताया वहां पे कि तीनों ही भाषा का प्रयोग होता था, तीनों वचन प्रयोग होते थे। ठीक है, हाँ, हम्म, 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 हाँ, हिंदी भारोपी भाषा, चाहे यूरोप कहें चाहे भारोपी कहें। हम्म, 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 क्या पूछ रहे, हिंदी फिर से पूछे, हिंदी, साथ रहो। रानी केत की कहानी होगा। हाँ, हिंदी की गद्य की पौराणिक प्रथम रचना वो आचार्य शुक्ल ने ही उसको माना है। हम्म, हम्म, देखो, अभी क्लास जब रिकॉर्ड हो रही है ना, तो केवल मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, आप लोग की किसी की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही है, मतलब ऐसा सेटिंग ही मैंने करके रखा है कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, मेरी हो पाएगी। आप बता देना कि आपकी भी क्या रिकॉर्ड होए, तो फिर वो वाला सेटिंग ऑन कर देंगे। ठीक है ना, चलिए। चलिए, तो हमें अब पाली की व्याकरणिक संरचना के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जब पाली संस्कृत आया था या पाली भाषा में नपुंसक लिंग का लोप हो गया था, पाली में संस्कृत के 2 वचन का लोप हो गया था। ठीक है, द्विवचन का लोप हो चुका था, और विभक्तियों और परसर्गों को भी पाल की जटिलता को दूर करने का प्रयास किया गया था।
ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ई बुक में और भी अच्छा लिखा है, मैं अभी अपने तरीके से बता रही हूँ। तो पाल में बहुत कम ही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, प्राकृत में थोड़ा उससे ज्यादा याद रखनी है, और अपभ्रंश में थोड़ा उससे ज्यादा याद रखनी है, खड़ी बोली में उससे भी ज्यादा याद रखना है। अब जब प्राकृत आएगा तो प्राकृत को सबसे पहले हम जानते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। और प्राकृत का समय आपको पता है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक इसका समय है। सबसे पहले जो प्राकृत के विकास की अवस्था को डिवाइड किया था वो किशोरी दास वाजपेयी ने किया था, ठीक है, अपने व्याकरण ग्रंथ में। वो प्राकृत को 3 अवस्थाएं बांटते हैं, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, जब वो व्याकरण अपना बनाते हैं। प्रथम प्राकृत को किशोरीदास वाजपेयी ने पाल कहा, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत कहा, तृतीय प्राकृत को उन्होंने अपभ्रंश कहा था। अब जब हम इसको देखते हैं प्राकृत के बारे में, तो प्राकृत के बारे में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति से हुई, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, जिसका अर्थ जन साधारण की भाषा है। अब जब प्राकृत भाषा में ना बहुत सारी रचनाएं आ गई, बहुत सारी बातें होने लगी। फिर प्राकृत के भेद वररुचि ने 4 किए, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में यहाँ से आता है, ये सब आपके ई बुक में है, भले आगे पीछे हो लेकिन ई बुक में ऑलरेडी है। तो वररुचि ने 4 भेद किए थे, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी, सौरसेनी। आचार्य हेमचंद्र ने 2 ही किए थे। अब यहाँ से पेपर में बहुत आता है, पहला प्राकृत के भेद वररुचि ने 4 किए, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी, सौरसेनी। दूसरा आचार्य हेमचंद्र ने 2 ही किए प्राकृत के भेद। आरसी, देखो पाल के एक भी भेद नहीं हमें देखने को मिले ना, क्या पाल में किसी ने कोई भेद किया? क्या वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में कोई भेद किया? कोई कुछ भेद नहीं किए ना, है ना। उसके कोई वर्ग हमें देखने को नहीं मिले कि 2 भागों में, 3 भागों में, कितने भागों में बटा है। लेकिन जब हम प्राकृत में आते हैं तो प्राकृत में हमें वररुचि कहते हैं 4 भाग में है, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी, सौरसेनी। फिर आचार्य हेमचंद्र कहते हैं मेरे हिसाब से प्राकृत के 2 भाग होना चाहिए, आरसी को अर्धमागधी कहा उन्होंने, और चूलिका कहा, चूलिका को उन्होंने पैसाचिक कहा, ठीक है। अब यही प्राकृत आप आगे चल के अपभ्रंश में पढ़ोगे तो अपभ्रंश में वहां विद्वान कितने 7 अपभ्रंश बता देते हैं, वही सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पहाड़ी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, ठीक है, वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन ये उसका रास्ता यहीं से निकल के चलता है। अब भरत मुनि कहते हैं कि हमारे अनुसार 7 प्राकृत के भेद हैं, प्राकृत के भेद 7 माने गए हैं, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्य, बाहलिक, प्राच्या, अवंतिजा। प्राच्या, अवंतिजा आपके पेपर में आया हुआ है, मागधी भी आपके पेपर में आया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने के कारण आपने उत्तर लगाया, पर आपको ये बात तब नहीं पता थी कि दरअसल ये यहाँ पे प्राकृत के बारे में ये अवंतिजा, प्राच्या या मागधी क्यों आ रहा है। दरअसल प्राकृत का ये भेद भरत मुनि ने डिवाइड किया था, यानी भरत मुनि ने ये भेद दिया था। और किस में दिया था भरत मुनि ने? अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में, ठीक है। नाट्यशास्त्र को उन्होंने बोला है कि यानी प्राकृत को ही भरत मुनि ने कहा था यह जैन साहित्य की भाषा है, और पाली को उन्होंने कहा था ये बौद्ध साहित्य की भाषा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाषा विज्ञान, अब देखो प्राकृत का भेद किस किसने किया। आज मैं आपको प्राकृत तक ही पढ़ाऊंगी क्योंकि आप पीछे अब भूल जाओगे आप, मैं अब आपको पढ़ा के रिकॉल करवाऊंगी आधे घंटे, देखती हूँ किसको कितना किसने कैच किया क्लास में, ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश पढ़ाऊंगी आप भूल जाओगे। तो अब जब भाषा वैज्ञानिक आते हैं तो वो प्राकृत को 5 भागों में फिर बांट देते हैं। अभी हम प्राकृति पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं भाषा वैज्ञानिक सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, ठीक है। तो अब ये हो गया प्राकृत। अब प्राकृत की थोड़ी सी विशेषताएं देखते हैं। प्राकृत की विशेषता क्या थी? प्राकृत संस्कृत के समान ही श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी, पहली बात। दूसरा है प्राकृत में धातु रूपों की संख्या कम हो गई। फिर यह भाषा कैसी थी? संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर होती गई प्राकृत। फिर प्राकृत भाषा में चतुर्थी विभक्ति का अभाव हो गया, यानी लोप होता गया। फिर इसमें द्विवचन का भी हमने पढ़ा था ना, इस पाली में अभाव था, प्राकृत में भी द्विवचन का अभाव हमें देखने को मिला। अब
एक पेपर में कभी आया नहीं है, पर ये ध्यान रखना कि संगीतात्मक स्वर के स्थान पर बलाघातात्मक स्वर का प्रयोग होने लगा था। तद्भव शब्दों की संख्या अधिक हो गई, तत्सम कम हो गई, क्योंकि तत्सम शब्द का प्रयोग, तत्सम का मतलब संस्कृत होता है और तत्सम का प्रयोग कहाँ होता था? संस्कृत में, और वैदिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में होता गया, थोड़ा बहुत लौकिक संस्कृत में हुआ, पाली भी थोड़ा बहुत तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता थी, लेकिन प्राकृत में आते आते तत्सम शब्द की बहुलता कम होती गई, मतलब पूर्णतः चली नहीं गई है। आज भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग हम भी करते हैं अभी, जब हम कुछ शब्द बोलते रहते हैं, लेकिन कम हो गई थी, यानी कि उसकी अधिकता नहीं रही, मतलब बहुत कम मात्रा में प्रयोग होती थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है अपभ्रंश। अब मैं पहले आपसे पूछ लूं तो आगे बढ़ो। अब एक एक बंदे को लेती हूँ, आप तैयार हो जाओ बताने के लिए कि अभी जो मैंने आधे घंटे बोला है आपने क्या सीखा। सबसे पहले यहाँ पे लूंगी किसको? रीना को लूंगी। चलिए रीना आ जाइए, तैयार हैं? चलिए शुरू करिए। सबसे पहले मैंने कहाँ से शुरुआत की आज की क्लास में? ऐसे आप जैसे भी बोलेंगे फूटा फूटा शब्द बोलने का प्रयास करो, और सामने ही आ जाओ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बात कही थी, मैंने आपको एज ए शिक्षक तैयार कर रही हूँ, सच बता रही, यदि आपने कंटिन्यू 1 महीने भी क्लास देख ली, इतना धड़ल्ले से आप बोलना सीख जाओगे, फिर आप कहोगे मैम प्लीज मेरा एक यूट्यूब चैनल खोल दीजिए, बना दीजिए, मेरे को बोलना है, मुझे सिर्फ बोलना है, मुझे PDF नहीं बनाना है, मुझे केवल बोल बोल के कैमरे पे आना है, मुझे बोल बोल के पढ़ाना है। फिर क्या PDF, जब कोई फेस टू फेस ही आपको पढ़ा रहा है, PDF तो पता नहीं, वो तो PDF तो थर्ड बात हो गई। ठीक है, प्रथम तो आप है पहले। चलिए आप बोलिए, और क्या अभी मैं क्या क्या पढ़ाई हूँ, शुरुआत करिए, सबसे शुरू में क्या क्या बोली हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिए, सबसे पूछूंगी, ठीक है, सबसे, भले मैं आपसे सबको 5 मिनट दूं, सबसे पूछूंगी, लास्ट में बताऊंगी भी कि किसने बहुत अच्छा बताया मुझे, ठीक है, किसका मतलब कि अंडरस्टैंडिंग पावर किसका बहुत अच्छा था। और हर दिन हमें जब भी क्लास होगी तो हमें बेहतर ही करते, क्योंकि ग्रुप स्टडी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, जब हम अलग अलग, तभी मैं आपसे बोलती हूँ कि आप एक ग्रुप में अब 3 4 4 5 लोग रहेंगे तो आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे, या आप सब साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा सीख पाएंगे, मतलब ऐसे ही रहे क्लास के साथ में ही सब रहेंगे तब बहुत अच्छा आप सीख पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंपटीशन एकदम सबका एक दूसरे से बढ़ता जाएगा कि हम अगले दिन की क्लास में और भी अच्छा, हम अपने कैचिंग पावर को हम इतना तीव्र कर लेंगे कि जो मैम ने बोला है वो हमने शब्द को उतना ही सुंदर कैच किया, और फिर धीरे 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 ये आपकी स्मृति पावर, जो आप कहते हैं ना चीज़ें भूलती हैं, वो आप अकेले पढ़ते थे तब भूलती थी। अब देखो कम से कम आज इतना आप बोल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ अब बोलिए, चलिए।